बच्चों, हम कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय के भाग 2 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। इसके पहले अध्याय संरचनात्मक परिवर्तन के भाग 3 को आज हम प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत। तो शुरू करते हैं अध्याय 1 का भाग 3। बच्चों, अब तक हमने भाग 1 और 2 में यह पढ़ा कि भारत 1947 से पूर्व अंग्रेजी शासन के अधीन था, यानी कि अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, और इस कारण अंग्रेज़ों ने उपनिवेश के रूप में भारत के सभी संसाधनों पर नियंत्रण कर लिया था। और वह उपनिवेश के रूप में किस प्रकार की नीति का पालन कर रहा था? तो हम कहेंगे वह पूंजीवादी नीति का पालन कर रहा था, यानी कि उसकी नीतियों में पूंजीवादी भावना प्रमुख रूप से थी, जिसका कि उद्देश्य क्या होता है? अधिक से अधिक लाभ कमाना। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि इन पूंजीवादी नीतियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने भारत के सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया था, जिसमें हम बात कर सकते हैं हमारी राजनीति में हस्तक्षेप, हमारी प्रशासन में हस्तक्षेप, अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप, यहाँ तक कि शिक्षा किस प्रकार से दी जानी चाहिए, इसमें भी उन्होंने पूरा हस्तक्षेप किया था। और इस उपनिवेशवादी नीति के परिणाम स्वरूप हमारे सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेपवादी नीतियों का जो परिणाम था वह यह था कि भारत धीरे धीरे और भी ज़्यादा शोषित हो रहा था, और इसका सीधा लाभ अंग्रेज़ों को ही मिल रहा था। तो इस प्रकार से इन हस्तक्षेपवादी नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत की एक नई तस्वीर बन जाती है, जिसे हम कहते हैं शोषित भारत, जिसमें कि अंग्रेज़ों ने औद्योगिकरण की प्रक्रिया तो भारत में स्थापना की, लेकिन हम कहेंगे कि वह औद्योगिकरण केवल और केवल अंग्रेज़ों के पक्ष में था, ना कि भारतीयों के लाभ के लिए। इस औद्योगिकरण की प्रक्रिया में अंग्रेज़ों ने जिन उद्योगों की स्थापना भारत में की थी, उनका लाभ सिर्फ अंग्रेज़ों को ही प्राप्त हो रहा था। इसी तरीके से हमने चाय के बागानों की खेती के बारे में जब देखा, तो उसमें भी हमने कहा कि चाय के बागान जो कि एक उद्योग के रूप में थे असम में, उसमें भी जिन मजदूरों की नियुक्ति की जा रही थी वह भी ज़बरदस्ती नियुक्ति की जा रही थी, यानी कि भारत के अन्य प्रांतों से लोगों को एक समझौते के आधार पर असम में भेजा जा रहा था, और उनके साथ में किस प्रकार के अत्याचार किए जा रहे थे कि यदि आप उस समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं तो आपको कम से कम 4 वर्ष तक असम में चाय के बागानों में श्रमिक के रूप में कार्य करना होगा, और इसके दौरान यदि आप बीमार भी हो जाते हैं तब भी आपको वहीं पर रहना होगा, यानी कि अन्य प्रांतों के जो भी लोग थे उनके स्वास्थ्य पर यदि प्रतिकूल प्रभाव भी असम के वातावरण का पड़ रहा है तो भी आप उस नौकरी को, यानी कि उस कार्य को नहीं छोड़ सकते थे। तो इसके अनुसार ऐसे कठोर कानून बना दिए गए कि यदि आप इन कानूनों का पालन नहीं करेंगे तो फिर आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा और आप पर बल प्रयोग भी हो सकता है। तो यह भी औपनिवेशिक नीति शोषक और शोषित के संबंधों पर आधारित थी। इसी तरीके से भारतीय अब अपने स्वयं के देश में ही एक मालिक और सेवक के जो संबंध प्राचीन समय में समझौतावादी थे, अब वह किस प्रकार के हो गए थे? शोषक और शोषित के हो चुके थे। यानी अब शोषक की भूमिका में कौन है? शोषक की भूमिका में है अंग्रेज, और शोषित की भूमिका में है भारतीय। यानी अब केवल हम अपने ही देश में किसकी भूमिका में आ गए हैं? अंग्रेजों के सेवक के रूप में आ गए थे। इस कारण उस समय के मध्यम वर्ग ने, जो कि शिक्षित भी था और तकनीकी ज्ञान भी रखता था, वह मध्यम वर्ग जो कि प्रशासन में अंग्रेज़ों की सहायता के लिए बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, वह धीरे धीरे इन औपनिवेशिक नीतियों को समझने लगता है, और वह साथ ही साथ उस अंतर्राष्ट्रीय साहित्य को भी पढ़ रहा होता है जिसमें कि इन औपनिवेशिक नीतियों के वास्तविक सत्य को उजागर किया गया है। यानी कि अब उपनिवेशिक शासन के जिस प्रकार के शोषण को हम अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में देख रहे थे, उसको यह मध्यम वर्ग धीरे धीरे समझने लगता है, और इसका प्रभाव पड़ता है जन जागरण का, राष्ट्रवाद का
हमारे यहाँ पर भारत में उदय होने लगता है। तो यह मध्यम वर्ग आगे चल करके हमारे भारतीय समाज में और भारतीय राजनीति में आम जनता को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जागरूक करने का कार्य करता है। इसी के परिणाम स्वरूप हम सभी इस अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बहुत बड़ा विद्रोह देखते हैं और एक राष्ट्रीय नीति बनाते हैं कि हमें भारतीय होने के नाते इस अंग्रेजी शासन को भारत से बाहर भेजना होगा ही होगा। इसी के परिणाम स्वरूप हम कुछ प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन भारत में देखते हैं, जिसकी बात हम इस प्रकार करेंगे। यदि हम 1920 की बात करें तो उस समय पर राष्ट्र के स्तर पर हमने एक प्रमुख आंदोलन देखा जिसे हम कह सकते हैं असहयोग आंदोलन। इसी के एक दशक पश्चात भारतीय पुनः संगठित होते हैं और एक नए आंदोलन को प्रारंभ करते हैं जिसका नाम है 1930 में किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी के 12 वर्ष पश्चात हम देखते हैं कि 1942 में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन प्रारंभ होता है जिसे हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। और वह भी किनके नेतृत्व में प्रारंभ होता है? हमारे राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। और फिर गांधी जी एक नारा देते हैं कि हमें अब अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना ही होगा, यानी कि अब इस विदेशी शासन को जड़ से उखाड़कर फेंकना ही होगा। और इसी कारण वह नारा देते हैं करो या मरो। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की संगठित रूप से एक आवाज़ के रूप में अंग्रेज़ यहाँ से पलायन कर जाते हैं और भारत 1947 में आज़ाद हो जाता है और एक स्वतंत्र भारत विश्व के पटल पर हमारे सामने हम देख रहे होते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप हम कहते हैं कि अब भारत जो कि आज़ाद हो चुका है उसमें औद्योगिकरण और नगरीकरण किस प्रकार से होने लगा, यानी कि अब स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण में क्या परिवर्तन आएंगे। तो हम कहते हैं कि भारत में स्वतंत्र होने के पश्चात औद्योगिकरण की जो तस्वीर है वह पूर्व के औद्योगिकरण से अलग तरीके की होगी। कारण यह है कि हम यहाँ पर जो औपनिवेशिक शासन देख रहे थे जो कि अंग्रेजी शासन था, उससे पूर्व भारत एक समृद्ध भारत था, यानी कि यहाँ पर बहुत ही अधिक संपन्नता थी। इसी कारण विदेशी आक्रमणकारी भारत से आकर्षित हो जाते थे, क्योंकि भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। यानी कि यहाँ पर विभिन्न साधनों संसाधनों की प्रचुरता थी। इस वजह से विदेशी आक्रमणकारी अपनी साम्राज्यवादी नीति को लेकर के भारत में प्रवेश करते थे। लेकिन इस उपनिवेशी शासक ने, यानी कि अंग्रेजी शासन ने ऐसी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन किया कि जिसके परिणाम स्वरूप हमारे आधारभूत उद्योग धंधे या हमारा मुख्य व्यवसाय कृषि कई परिवर्तनों के परिणाम से गुजर रहा था, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरी हालत में हमें मिल गई। यानी कि अब हमारी अर्थव्यवस्था में इस प्रकार से बड़े बड़े परिवर्तन होने लगे कि हम शोषित भारत की श्रेणी में आने लगे और अब भारत एक गरीब देश के रूप में परिवर्तित हो रहा था। इसी कारण अब जब स्वतंत्र भारत आता है जो कि गरीब के रूप में हमें गरीबी अंग्रेज़ों से मिल रही होती है, तो स्वतंत्र भारत के बाद में हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती आती है कि इस गरीबी को दूर कैसे किया जाए। यह चुनौती थी हमारे नए राष्ट्रवादी भारत के लिए, यानी कि अब स्वतंत्र भारत के लिए हमें विकास की योजना किस प्रकार बनाई जाए, यह एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। यानी कि अब औद्योगिकरण को भी परिवर्तित करना होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हम विकास के लिए आधुनिक विचारों को अपनाते हैं। आधुनिक विचार का क्या अर्थ होता है? तो अब हम कहेंगे कि हम विकास के लिए तर्क का सहारा लेंगे, विकास के लिए हम विज्ञान का सहारा लेंगे और विकास के लिए ही हम तकनीक का सहारा भी लेंगे। यानी कि अब आधुनिक विचारों के परिणाम स्वरूप भारत का विकास बहुत ही सुनियोजित तरीके से राष्ट्रवादी नेताओं को करने का
जिम्मा सौंपा गया। इस कारण उन्होंने इस तरीके से योजनाएं बनाई जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने कहा कि हमें इस आधुनिकता में विकास की धारा में दोनों विचारों को शामिल करना होगा। दोनों विचारों का अर्थ है अब हमें परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था को भी पुनर्जीवित करना होगा और साथ ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा या वैश्विक प्रतियोगिता के लिए उद्योगों की स्थापना भी करनी होगी। यानी कि स्वतंत्र भारत के लिए अब एक नई तस्वीर का निर्माण करने के लिए हमें आधुनिक रूप से सोचना होगा, जिसमें तर्क भी होगा, विज्ञान भी होगा और तकनीक भी होगी। अर्थात हम एक सुनियोजित विकास की रूपरेखा तैयार करने के लिए कार्य करेंगे, ऐसा हमारे नए भारत की सरकार ने सोचा। और इसी कारण वह कहती है कि हमें हमारे परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें कि कृषि भी है और कुटीर उद्योग भी हैं, उन दोनों के लिए कार्य करना होगा। साथ ही साथ हमें बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना भी करनी होगी, जो कि भारत के आधारभूत ढांचे के लिए बहुत ही आवश्यक है, ताकि भारत वैश्विक प्रतियोगिता में भी आगे बढ़ सके। इसी के परिणाम स्वरूप जो स्वदेशी आंदोलन हमने 1905 में देखा था, यानी कि जब भारत एक उपनिवेश था, उसी स्वदेशी आंदोलन को अब स्वतंत्रता के पश्चात भी पुनः प्रारंभ करने की बात हमारी नई भारतीय सरकार ने सोची कि हमें इन कुटीर उद्योगों और स्वदेशी वस्तुओं को खरीदना और उन्हीं का वितरण आवश्यक रूप से करना होगा। अर्थात गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप जेल में बंद रहते हुए भी चरखे का प्रयोग किया, यानी कि प्रतीकात्मक रूप से वे ये समझाना चाहते थे कि खादी और चरखे का प्रयोग के द्वारा हम हमारे कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करें, ताकि भारतीय लोग जो कि कुटीर उद्योगों की वजह से नष्ट अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे थे वह रुक जाएं और अंग्रेजी प्रशासन का यह विचार समाप्त हो जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार हम नुकसान पहुंचाएं। इसी प्रेरणा स्वरूप भारत के आम नागरिक भी इस स्वदेशी आंदोलन को अपनाते हैं और हम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग अधिक से अधिक करना प्रारंभ हो जाते हैं। इसी स्वदेशी आंदोलन को भी हम 1947 के बाद में स्वतंत्र भारत में पुनः आरंभ करने की बात कहते हैं, जो कि एक आधुनिक भारत के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक बन चुका था। इसी के परिणाम स्वरूप उस समय पर कई सारे ऐसे प्रचार के साधन भी बनाए गए थे, जिससे कि यह बात और ज़्यादा विकसित हो कि हमें भारतीय वस्तुओं का ही उत्पादन भी करना है, वितरण भी करना है और उपभोग भी करना है। इसी में इस प्रचार के पोस्टर में यह लिखा गया है कि आप भारतीय कागज़ को खरीदें। भारतीय कागज़ को खरीदें, जो कि सस्ता भी होगा और ज़्यादा लंबे समय तक उसका प्रयोग भी किया जा सकेगा। और आपको कोई भी चीज़ खरीदते समय अपने देश को नहीं भूलना है, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वस्तुओं को ही खरीदें। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि अब आधुनिक विचारों में कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करने की बात भी कही गई और साथ ही साथ तीव्र औद्योगिकरण की बात भी कही गई, यानी कि अब तीव्र व वृहद औद्योगिकरण भी भारत में किया जाएगा नई भारतीय सरकार के द्वारा, जिसमें कि भारत के आधारभूत ढांचे को विकसित करने वाले उद्योगों को प्रधानता दी जाएगी। अर्थात हम ऐसे उद्योगों की स्थापना करेंगे जो कि भारत में आधारभूत ढांचे के विकास में अपना योगदान
दे। इसी कारण तीव्र व वृहद औद्योगिकरण भी किए जाने की योजना बनाई गई स्वतंत्र भारत में। इसी के परिणाम स्वरूप अब जो शोषित भारत यानी कि अंग्रेज जिस प्रकार का शोषण करके भारत को एक गरीब देश में छोड़ करके गए थे, उसके स्थान पर अब विकसित भारत की तस्वीर बनाने की योजना बनाएगी, जिसमें कि विकास भी होगा और सामाजिक न्याय भी होगा। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज के सभी तबकों को इस विकास का बराबर लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से यह स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण को लागू करने की बात नई भारतीय सरकार करती है। इसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू स्वतंत्र भारत के लिए आधुनिक भारत के मंदिर कौन से होंगे इसकी बात कहते हैं। तो वे ये कहते हैं कि आधुनिक भारत में मंदिरों का स्थान कौन लेगा। तो वैसे तो भारत एक आस्था प्रधान देश है, जहाँ पर कि प्रत्येक धर्म को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, यानी कि परंपरागत रूप से पूजनीय स्थल यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर सभी थे। लेकिन अब जब आधुनिक भारत का निर्माण हो रहा है तो वहाँ के मंदिर या पूजनीय स्थल कौन बनेंगे। तो ऐसा कहते हैं जवाहरलाल जी नेहरू भाखड़ा नांगल बांध का उद्घाटन करते समय कि हमारे अभियंता यह बताते हैं कि संभवतः इसके जैसा विशाल ऊंचा बांध दुनिया में कहीं नहीं है। कौन से बांध की बात हो रही है? भाखड़ा नांगल बांध की। नेहरू जी कहते हैं कि हमारे अभियंता अर्थात हमारे इंजीनियर ये कह रहे हैं कि इसके जैसा विशाल या ऊंचा बांध दुनिया में कहीं पर भी नहीं है और इसके कार्य में कठिनाई और जटिलताएं दिखाई देती हैं। जब मैं इसके आसपास घूम रहा था तब मेरे मन में यह विचार आया कि इन दिनों लोग बड़े मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में मानवीय कल्याण के लिए कार्य करते हैं, यानी कि इन सभी में दान के द्वारा मानवीय कल्याण किया जाता है। लेकिन इस विशाल भाखड़ा नांगल बांध से बेहतर और बड़ा कौन सा स्थान होगा जहां हजारों लाखों लोगों ने एक साथ काम किया है। लोगों ने यहाँ अपना खून पसीना बहाया है और यहाँ तक कि प्राण भी त्याग दिए। इससे अच्छी और कौन सी जगह होगी। यानी कि नेहरू जी हमारे आम भारत में आम लोगों के बीच में यह संदेश देना चाहते हैं कि आप अपनी आस्था को बनाए रखिए, लेकिन इस आधुनिक भारत के निर्माण के लिए इस प्रकार के बड़े बड़े उद्योग या इस प्रकार के बांध या विद्युत निर्माण के केंद्र या ऐसे बड़े बड़े संयंत्र, यह आधुनिक भारत के लिए क्या है? पूजनीय स्थल है। यानी कि हमें यह देखना है कि इनको बनाते समय कितने भारतीयों ने कड़ी मेहनत की थी और इनके द्वारा हमारे पूरे भारत का कल्याण भी होगा। इस कारण यह क्या है? हमारे लिए पूजनीय स्थल है। कौन से भारत के लिए? आधुनिक भारत के लिए यह पूजनीय स्थल बन चुके हैं। तो भाखड़ा नांगल बांध पर जब उसका उद्घाटन उन्होंने किया तो उन्होंने यह कथन दिया था। इसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि 1938 में हमारे विकास से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। हम जानते हैं 1938 यानी कि हमारे स्वतंत्रता से लगभग एक दशक पूर्व 1938 में ही हमारी कांग्रेस सरकार, जो उस समय की कांग्रेस थी, उस समय की कांग्रेस दल ने अपनी तरफ से एक राष्ट्रीय योजना समिति स्थापित की थी, यानी कि नेशनल प्लानिंग कमेटी इन्होंने बनाई थी, जिसके की पीछे क्या उद्देश्य था? नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई जिसका उद्देश्य था कि भारत जैसे ही 1947 में स्वतंत्र हो जाए, उसके पश्चात भारत की योजना या भारत के विकास की योजना की रूपरेखा किस प्रकार की होनी चाहिए। और इस राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष बने थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, जो कि उस समय कांग्रेस के महत्वपूर्ण सदस्य थे, जवाहरलाल जी नेहरू, और इन्होंने ही अध्यक्षता की थी। लेकिन इस राष्ट्रीय
योजना समिति के संपादक थे के.टी. शाह। और इस राष्ट्रीय योजना समिति को बनाते समय उनके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था, और वह यह था कि भारत का सुनियोजित विकास किस प्रकार से किया जाए। इसके लिए वे भारत की कृषि, भारत के उद्योग, भारत की सामाजिक सुरक्षा, आदि सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योजनाएं बना रहे थे। 1938 में बनी इस राष्ट्रीय योजना समिति ने कार्य करना प्रारंभ किया 1939 में, लेकिन यह आगे अपना कार्य जारी नहीं रख सकी। कारण यह था कि हमारे प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं को अंग्रेजी प्रशासन ने जेल में बंद कर दिया था। इस कारण यह आगे अपना कार्य जारी नहीं रख सकी। इसी साथ में हम कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध भी प्रारंभ हो चुका था। इस वजह से भी राष्ट्रीय योजना समिति अपने कार्य को सुचारू रूप से आगे जारी नहीं रख सकी। इसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात यही राष्ट्रीय योजना समिति जो 1938 में बनती है, अब स्वतंत्रता के बाद में किसमें परिवर्तित हो जाती है? योजना आयोग में, जो कि कब बनता है? 1950 में। और इस योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री। यानी कि राष्ट्रीय योजना समिति जो 1938 में स्वतंत्रता से पूर्व बनी थी, इसका रूप परिवर्तन कर दिया गया स्वतंत्र भारत में, और उस संस्था का नाम रखा गया योजना आयोग, जो कि 1950 में बना था। इसी के पश्चात इस योजना आयोग को भी परिवर्तित करते हुए हमने एक नई आयोग का निर्माण किया, जो कि था नीति आयोग। नीति आयोग बना था 2015 में। यानी हमारी केंद्रीय सरकार ने योजना आयोग को परिवर्तित करके किस में बदला? नीति आयोग में बदला 2015 में। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में कई सारे परिवर्तन हुए, जो कि किसका परिणाम थे? औद्योगिकरण का परिणाम थे। यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व का औद्योगिकरण बिल्कुल अलग था, और जब हम स्वतंत्र भारत में प्रवेश कर जाते हैं तो अब आधुनिक रूप से भारत में औद्योगिकरण या विकास की बात की जाएगी, और इसके नीति निर्माता कौन होंगे? स्वयं भारतीय ही होंगे। इसलिए वास्तविक रूप से औद्योगिकरण कब हुआ? स्वतंत्र भारत में ही हुआ। इसी कारण हमने नए नए औद्योगिक शहरों की स्थापना भी देखी, उनका उद्भव भी देखा और उनका विकास भी देखा। जैसे कि हम बात कर सकते हैं बोकारो की, दुर्गापुर की, मुंबई की, भिलाई की और राउरकेला की। यानी कि अब औद्योगिकरण की तस्वीर पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुकी थी स्वतंत्र भारत में। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया भी अलग तरीके से लागू हुई, क्योंकि अब स्वतंत्र भारत है तो यह नगरीकरण भी भारत की परिस्थितियों के अनुसार अपनाया जाएगा। अर्थात हम कहेंगे कि उस समय के प्रमुख नगरीय परिवर्तन इस प्रकार से थे कि हमारे नगरीय समाजशास्त्री, यानी कि इन्होंने नगरीय समाज के क्षेत्र में बहुत कुछ कार्य किया है, इसलिए कहलाए नगरीय समाजशास्त्री। कौन? M.S.A. राव। वे कहते हैं कि भारत के कई गांव भी तेजी से बढ़ रहे हैं और नगरीय प्रभाव में आ रहे थे। यानी अब गांव किस में बदल रहे हैं? नगरीय प्रभाव के परिणाम स्वरूप या तो वे कस्बे बन जाते हैं या फिर वे नगर भी बन रहे हैं। और अगर वह कस्बे और नगर नहीं बनते हैं, लेकिन वह किसके प्रभाव में आते हैं? नगरीय प्रभाव में आते हैं, और वह विकास भी कर रहे होते हैं। इसी तरीके से ये 3 प्रकार के नगरीय प्रभाव की बात M.S.A. राव करते हैं, जो कि नगरीय समाजशास्त्री हैं। M.S.A. राव कहते हैं कि भारत के गांवों में हमें 3 प्रकार के नगरीय प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहला प्रभाव, इसमें ये कहते हैं कि इन श्रेणियों में वह गांव आते हैं जहां से रोजगार के लिए लोग दूसरे शहरों या विदेशों में जाते हैं। यानी कि या तो वे कस्बे की ओर जाएंगे
या शहरों की ओर जाएंगे या फिर वो जाएंगे विदेशों की ओर। और चूंकि यह अपने साथ में अपने परिवार के सदस्यों को नहीं ले जाते, तो यह कभी कभी पुनः अपने गांवों में जब आते हैं तो उन्हें वह पैसे भी दे जाते हैं और साथ ही साथ वह एमएसए राव यह बताते हैं कि इन कस्बों और शहरों में जाने के पश्चात वे यहाँ पर उत्तर भारत के परिवर्तन हैं और मध्य भारत की बात है। यानी कि जो प्रथम प्रकार का प्रभाव है, इसमें वे गांव आते हैं जो कि धीरे धीरे कस्बे या शहरों में, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों का आवागमन हो रहा होता है, लेकिन उनके परिवार के सदस्य वहीं गांव में रह रहे होते हैं। जबकि कुछ गांवों में इस प्रकार से होता है जिसमें कि वह मुख्य रूप से गुजरात के गाँवों की बात करते हैं कि वहाँ के जो निवासी हैं वे कहाँ जा रहे हैं, विदेशों में रोजगार के लिए जा रहे होते हैं। तो यह प्रथम प्रकार का प्रभाव है जो एमएसए राव जी बताते हैं। इसी के साथ यदि हम दूसरे प्रभाव की बात करें तो इसमें वे गांव होते हैं जो कि बड़े महानगरों के आसपास हो रहे होते हैं। यानी कि औद्योगिक शहर, जैसे कि हम बात करते हैं भिलाई की। भिलाई एक औद्योगिक नगर है या औद्योगिक शहर है, उसके आसपास छोटे बसे गांव जो कालांतर में भिलाई की सीमा में ही शामिल हो जाते हैं। तो यह दूसरे प्रकार का नगरीय प्रभाव था जो एमएसए राव जी बताते हैं। तीसरे प्रकार का जो नगरीय प्रभाव है वो यह है कि एक महानगर है और उसके आसपास छोटे छोटे गांव थे और दिल्ली के आसपास ऐसे छोटे छोटे जो गांव हैं उन पर भी दिल्ली के महानगरीय प्रभाव देखने को मिले। जैसे कि हम नोएडा की बात कर सकते हैं और फरीदाबाद की बात भी कर सकते हैं जो कि एनसीआर में शामिल हो गया। तो इस प्रकार से यह 3 नगरीय प्रभाव की बात एमएसए राव जो कि नगरीय समाजशास्त्री हैं करते हैं। इसी के पश्चात हम देखते हैं कि भारत में नगरीय जनसंख्या भी बढ़ रही है और साथ ही साथ जनसंख्या के साथ ऐसे कस्बे भी बढ़ रहे हैं, ऐसे नगर भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के नगरीय आबादी का प्रतिशत बढ़ रहा होता है नगरीकरण के प्रभाव में। 1951 की जो जनगणना है वह इस नगरीय प्रभाव को इंगित करती है। कारण यह है कि 1951 में भारत की जनसंख्या के केवल 17% लोग नगरों में रहते थे, लेकिन 2011 यानी कि जो अंतिम जनगणना है उसमें यह 17% 31% में बदल गया। यानी कि अब हम देख रहे हैं कि भारत की 31% जनसंख्या कहाँ रह रही है, नगरों में रह रही है। यानी कि गाँव में कितनी रह रही है, 69% कहाँ रह रही है, गाँव में रह रही है। तो कुल मिलाकर के 2011 की जो अंतिम जनगणना है वह कहती है कि भारत की जनसंख्या के 31% यानी 377.10 मिलियन लोग 7,935 कस्बों में रह रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि पहले कस्बे भी कम थे जो कि बाद में जाकर के 7,935 हो जाते हैं और साथ ही साथ नगरीय जनसंख्या भी बढ़ रही है जो 17% थी 1951 में और 2011 में बन जाती है 31%। यानी अब नगरीकरण का प्रभाव हमें सीधा सीधा देखने को मिल रहा था। इसी के परिणाम स्वरूप हमारी केंद्रीय सरकार 100 स्मार्ट शहरों के निर्माण के लिए एक नए प्रोजेक्ट को भी भारत में लागू करती है, जैसे जिसे कहते हैं स्मार्ट सिटी मिशन, जो कि 2015 में भारत में अवधारणा के रूप में स्थापित किया था। यानी कि 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन 100 शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना बनाई गई थी। और इस मिशन में यह जो 100 शहर होंगे इनमें कौन सी सुविधाएं होंगी, तो हम कहेंगे इसमें शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, जिसमें कि खास करके जो कमज़ोर तबके हैं यानी कि महिला, बुजुर्ग, बच्चे या दलित, इन सभी का विकास किया जाएगा। साथ ही साथ इन 100 शहरों में परिवहन का विकास भी होगा।
यानी सड़कों का भी एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ इनमें सामाजिक सुरक्षा, परिवहन, शिक्षा और आधुनिक संचार के साधन, बिजली, पानी आदि की सभी सुविधाएं सुनियोजित रूप से विकसित की जाएंगी। यानी कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो 2015 में भारत में आया था, उसमें 100 शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना बनाई गई और उन्हें आधुनिक रूप से सभी तरीके के विकास के लिए साधन उपलब्ध कराने की बात भी केंद्र सरकार ने कही थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में नगरीकरण भी हमारे औपनिवेशिक शासन के परिणाम स्वरूप जिस प्रकार का नगरीकरण आया था उससे बिल्कुल ही अलग था। तो यह नगरीकरण वास्तव में विकास की ओर हमें ले जा रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप निष्कर्ष के रूप में हम कहेंगे कि भारत में नगरीकरण और औद्योगिकरण पूर्व के औपनिवेशिक शासन से बिल्कुल ही अलग हो गए हैं। अर्थात हम कहते हैं कि अंग्रेजी पूंजीवादी उपनिवेशवाद केवल और केवल इतिहास का विषय नहीं है। यानी कि अब तक हमने इतिहास में इस औपनिवेशिक शासन को पढ़ा था, लेकिन हम कहेंगे कि यह सिर्फ इतिहास में पढ़ने की विषय वस्तु नहीं है, बल्कि यह तो हमारे दैनिक जीवन में आज भी जटिल रूप में मौजूद है। यानी कि आज भी हम जिस जीवन शैली को हम जी रहे हैं उसमें भी वह काल कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है, जिसने आधुनिक भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी तरीके से यदि हम औद्योगिकरण और नगरीकरण केवल उत्पादन व्यवस्था और तकनीकी नवीनीकरण की बात करें तो उसमें ही नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में भी अंतरंग रूप से शामिल है। इस प्रकार इस भाग में हमने देखा कि औद्योगिकरण और नगरीकरण स्वतंत्र भारत से किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है और वह औपनिवेशिक भारत में किस प्रकार का था। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।